गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अक्टूबर 2024 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 की ये क्वेश्चन पेपर है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड की ये क्वेश्चन पेपर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की है, लेकिन इसमें जो हमें टॉपिक सॉल्व करने वाली हूँ वो है लिक्विडेशन का टॉपिक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। देन सेकंड जो है वो है होल्डिंग कंपनी अकाउंट एंड थर्ड जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। तो जो स्टूडेंट जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के हो इन उनके सिलेबस में लिक्विडेशन देन होल्डिंग कंपनी अकाउंट एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक होगा तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है अक्टूबर 2024 की है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड सेमेस्टर 4 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसमें से कौन से भी दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। 20 मार्क्स का ईच था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स थे जिसके आंसर मैंने यहाँ पर रेड पेन से मार्किंग करके दिए हैं। सो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ ताकि एक ही वीडियो में मैं सभी प्रॉब्लम कवर कर सकूं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो मार्किंग किए हुए आंसर है वो देख लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स के। रेड पेन से मैंने मार्किंग किए हैं। देन ट्रू फॉल्स के आंसर भी मैंने यहाँ पर फॉल्स के लिए एफ लिखा है, ट्रू के लिए टी लिखा है रेड पेन से। मैच द फॉलोइंग जो है उसके जो आंसर है उसके सामने मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की मार्किंग कर दी है। फर्स्ट का डी है, सेकंड का ई है, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है एंड लास्ट 1/5 का सी है। देन आपको राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 लिखने थे। 5 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट थी। तो ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट नोट की वीडियो जहां पर मैंने आपको सभी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिक्विडेशन का प्रॉब्लम पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, लिक्विडेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक फॉर्मेट है। मतलब लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट तैयार करना होता है उसके लिए एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अनुसार हम जाएंगे। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ राजनेश लिमिटेड और उसकी जो डेट है बैलेंस शीट की वही डेट हमें यहाँ पर लिक्विडेशन की लिखनी है, 31 मार्च 2024। तो लिक्विडेटेड ऑन 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट इस तरह से दो कॉलम प्रिपेयर करने होते हैं। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड में दो कॉलम आएंगे अमाउंट के, एक एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, दूसरा रियलाइज वैल्यू। पेमेंट में इनर आउटर कॉलम हमें प्रिपेयर करने होते हैं, अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज। तो पहले हम रिसिप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में हम क्या करते हैं, पहले कैश का बैलेंस लेते हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया गया है 16,000 टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जिसकी बुक वैल्यू एंड रियलाइज वैल्यू सेम होती है 16,000। देन हम लेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में जितनी भी एसेट दी गई है उनकी अमाउंट हमें लेनी है और उसी के साथ अगर कोई एसेट मॉर्गेज होगी, हाइपोथिकेशन होगी तो उसका कैलकुलेशन सेपरेट करना है। तो सेकंड एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन ऑफ 80,000 secured on hypothecation of plant and machinery। सो हम प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेशन सेपरेटली करेंगे, बाकी की जो एसेट है वो हम एज इट इज लेंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 1,20,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 28,000। ये जो अमाउंट्स है वो रियलाइज वैल्यू में लेंगे। और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट में बताया गया है कि एक टाइपराइटर था जो कंप्लीटली राइट ऑफ किया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट में से, but liquidator sold it for 1,000 was not included in office equipment mentioned above। so इसका 1,000 हमें सेपरेटली लिखना होगा। तो पहले हम जो एसेट्स है उनकी अमाउंट रियलाइज वैल्यू लिखेंगे। तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइज वैल्यू हमने रियलाइज वैल्यू के कॉलम में ली, मतलब एडजस्टमेंट की वैल्यू। और यहाँ पर हम बैलेंस शीट की वैल्यू लेंगे। तो बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है वो बैलेंस शीट में हमें दी गई है।
तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट की वैल्यूज है जैसे कि 4,36,000, देन फर्नीचर की 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 40,000, स्टॉक 1,98,000, डेटर्स 1,70,000 एंड रिसीवेबल 44,000। तो ये अमाउंट जो है वो हम बुक वैल्यू में लेंगे। तो वन बाय वन हमने सभी एसेट्स की बुक वैल्यू एंड रियलाइज वैल्यू लिख ली। तो एस्टिमेटेड वैल्यू में हमने बैलेंस शीट की वैल्यू लिखी है और रियलाइज वैल्यू में हमने एडजस्टमेंट्स की वैल्यू लिख दी है। टाइपराइटर की बैलेंस शीट की वैल्यू सेपरेटली नहीं मेंशन की, सो यहाँ पर डैश किया है और रियलाइज वैल्यू में 1000 लिखे हैं। अभी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का कैलकुलेशन करेंगे जो प्लांट एंड मशीनरी का होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने को रियलाइज हुई है, एडजस्टमेंट में 1 लाख है। बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है, 1,80,000। सो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू में लिखा 1,80,000 और जो रियलाइज वैल्यू थी वो हमने पर्टिकुलर में ली। उसमें से हम जो सिक्योर्ड लोन है वो माइनस करेंगे 80,000 का, रिमेनिंग बैलेंस हमने आउटर में लिया 20,000। इस तरह से हमने पहले रिसिप्ट साइड प्रिपेयर कर ली, अभी पेमेंट साइड प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर 8 पेमेंट ऑर्डर होती है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है उनकी सभी की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट दे रही हूँ, जिसमें लिक्विडेशन, होल्डिंग कंपनी एंड एब्जॉर्प्शन की भी प्लेलिस्ट आएगी। तो आप वो वीडियोस देखिए ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए इसकी 8 पेमेंट ऑर्डर जो होती है ये फिक्स होती है, मतलब वन बाय वन किसको प्रेफरेंस देना है। तो पहले देते हैं लीगल फीस। तो ये जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट में दी गई होती है। लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन 2000 बताया गया है। सो हमने पहले लीगल चार्जेस लिए 2000। सेकंड पेमेंट ऑर्डर होती है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, वो भी एडजस्टमेंट में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट में बताया है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज फिक्स एट 2000 plus 2% on sale of asset plus 4% on amount distributed to unsecured creditors। तो पहले हमने फिक्स लिया है 2000, देन 2% ऑन सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ पर ये जो 8,60,000 है वो किस तरह से आए हैं, तो इसमें हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट के अनुसार टोटल की है, मतलब 4,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 16,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 28,000। ये जो टोटल है हमने ये इस तरह से ली है, और प्लस यहाँ पर जो टाइपराइटर का 1000 था वो भी उसमें ऐड कर दिया है। तो एडजस्टमेंट के अनुसार जो एसेट्स की वैल्यूज है उनकी टोटल की है, तो वो आई है 8,60,000। तो 8,60,000 के ऊपर हमने 2% निकाला, वो आया 17,200। तो 17,200 ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हो गया सेल ऑफ एसेट के ऊपर 2%। नेक्स्ट है 4% ऑन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हमें जो क्रेडिटर्स है बैलेंस शीट में दिए गए हैं 3,20,000, जिसमें से 80,000 का लोन था। तो 320 में से हम 80,000 माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगा उसके ऊपर 4% निकालेंगे। लेकिन उसमें 20,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स था, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का रेम्यूनरेशन भी हमें सेपरेट दिखाना पड़ता है। तो 3,20,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे, तो 2,20,000 के ऊपर हम सेपरेट दिखाएंगे, 20,000 के ऊपर सेपरेट दिखाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर 4% निकाला, वो आया 800। आप इंक्लूडिंग निकालेंगे तो भी चलेगा, मतलब 3,20,000 में से डायरेक्ट 80,000 माइनस करके रेम्यूनरेशन निकालेंगे तो भी चलेगा। तब आप 2,40,000 के ऊपर निकालना। लेकिन मैंने यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेशन किया है, प्रेफरेंशियल का सेपरेट, अनसेक्योर्ड का सेपरेट। तो ये 2,20,000 कहाँ से आए, तो 3,20,000 में से हमने 80,000 का लोन और यहाँ पर 20,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस 2,20,000 आया है। उसके ऊपर भी 4% निकालना है। अभी इन चारों की टोटल करके आउटर में आए 28,800, रेम्यूनरेशन आया 28,800। नेक्स्ट पेमेंट ऑर्डर है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जिसको हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये हमें एडजस्टमेंट में दिए गए थे यहाँ पर 5,200। सो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पेड किया 5,200। नेक्स्ट पेमेंट ऑर्डर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो हमें एडजस्टमेंट में बताए गए थे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया था 20,000 है। सो हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किए 20,000। नेक्स्ट पेमेंट ऑर्डर होता है डिबेंचर होल्डर को। जब हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट देते हैं तो डिबेंचर के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होता है।
तो यहाँ पर डिबेंचर जो है 2 लाख के है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल है 8,000। और लास्ट में हमें ऐसे बताया गया है कि लिक्विडेटर ने जो पेमेंट है फाइनल वो कब किया, 1 जुलाई 24 को, और बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 24, यानी कि 3 मंथ्स का हमें अगेन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर डिबेंचर की अमाउंट ली 2 लाख, 8% डिबेंचर की। देन हमने जो इंटरेस्ट था वो लिया डिबेंचर का 8,000 का, और उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने अगेन ऐड कर दिया 3 मंथ का। तो ये 3 मंथ का 4,000 कैसे आया है, तो यहाँ पर हमने 8% निकाला 2 लाख के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर 8% निकाला तो वो आ गया 16,000 ईयर का। 3 मंथ का निकालने के लिए उसको 1/4 कर दिया, या फिर 3/12 करेंगे तो भी एक ही हिसाब आएगा, तो वो आ गया 4,000। सो हमें डिबेंचर होल्डर को टोटल पेमेंट देना है 2,12,000। नेक्स्ट पेमेंट ऑर्डर है अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हमने अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे निकाले हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने थे, 3,20,000। उसमें से हमने लोन के 80,000 एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के 20,000 माइनस कर दिए। तो ये माइनस करने के बाद अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट आई है 2,20,000। नेक्स्ट पेमेंट ऑर्डर देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो 7 नंबर की पेमेंट ऑर्डर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते वक्त हमें कैपिटल प्लस एरियर्स ऑफ डिविडेंड देना होता है। तो एडजस्टमेंट में अगर डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी एरियर्स की तभी हम डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है प्रेफरेंस डिविडेंड वाज एरियर्स फॉर लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर का हमें निकालना है। कैपिटल के अमाउंट देखिए 2 लाख है, डिविडेंड का रेट 8% है। तो 8% के हिसाब से हमें 2 लाख के ऊपर 3 ईयर्स का डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पर हमने वो निकाल लिया एरियर्स ऑफ डिविडेंड 3 ईयर्स का 8% के हिसाब से 2 लाख के ऊपर। तो 1 ईयर का 16,000, सो 3 ईयर्स का 48,000 प्लस कैपिटल 2 लाख, ऐसे दोनों के मिलाकर 2,48,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया 2,48,000। अभी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देनी होती है, या फिर उनके पास से पैसे मंगाने होते हैं, कॉल करना होता है फाइनल कॉल। क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स है वो 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 80 पेड है, एंड 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 70 पेड है। तो यानी कि इनके पास से 20 रुपीज कॉल कर सकते हैं, इनके पास से 30 कॉल कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होता है, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड की टोटल करनी होती है रफ। तो ये जो कॉलम है इस कॉलम की हम टोटल करेंगे रिसिप्ट साइड की, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसकी नहीं करेंगे, रियलाइज वैल्यू की। तो वो आ गई है 7,96,000। तो मैंने इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाई है, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये नोट का नाम मैंने बाद में दिया है, पहले टोटल रिसिप्ट कर ली, वो आई 7,96,000। देन मैंने टोटल पेमेंट कर लिया है, तो ये जो आउटर के फिगर्स है उनकी टोटल करनी है कहाँ तक, तो यहाँ तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक, तो 2,48,000 तक। तो वो टोटल आ गई 7,36,000। तो लेस टोटल पेमेंट है हमारी 7,36,000। सो कैश अवेलेबल है 60,000। तो कैश अवेलेबल है 60,000। तो 60,000 में से पहले हम किसको देंगे, जिन्होंने 80 रुपीज पेड किया है ना, तो उनको 10 रुपीज रिफंड करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने 70 से ज्यादा कितना पेड किया है, सरप्लस 10 रुपीज पेड किया है। तो उनको पहले 10 रुपीज रिटर्न करना है। उनकी शेयर्स की नंबर कितनी है, 4,000। सो 4,000 इंटू 10 ये करेंगे पहले हम, 4,000 इंटू 10, तो 40,000 हमने इनको रिटर्न कर दिया। 60,000 में से 40,000 माइनस करके अभी कैश कितनी है, 20,000। अभी इक्वली देनी है सभी शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर दोनों की मिलाकर मतलब 4,000 प्लस 6,000 शेयर्स की जो नंबर है वो आई 10,000। 20,000 बैलेंस को हमने 10,000 से डिवाइड किया, तो हर एक शेयर पे कितना रिफंड होगा, 2 रुपीज। So 4,000 equity share of rupees 2 यानी कि 8,000, and 6,000 equity share of rupees 8 to 12,000। तो इस तरह से हमने ये रिमेनिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अभी जो 4,000 इक्विटी शेयर्स थे तो उनको पहले के 10 बाद में के 2 ऐसे 12 रुपीज मिले हैं, और जो 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको कितने मिले हैं, 2 रुपीज। तो पेमेंट साइड को आइए, पेमेंट साइड को लिखना है बाय इक्विटी शेयर होल्डर।
पहले हमने लिखा 4000 इक्विटी शेयर एट ₹12, 10 + 2, तो ये 48,000 इनर के कॉलम में लिया। देन 6000 इक्विटी शेयर एट ₹2, 12,000 इनर के कॉलम को लिया। टोटल अमाउंट आउटर को 60,000, और टैली टोटल हमें जो रिसिप्ट साइड की है वही पेमेंट साइड को दिखानी है, 7,96,000। यहाँ पर हमारा लिक्विडेशन का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। ये हमारा लिक्विडेशन का प्रॉब्लम है। देन ये हमारा सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये वर्किंग नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होल्डिंग कंपनी अकाउंट का है, तो वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी 20 मार्क्स को था, पूछा गया। होल्डिंग कंपनी अकाउंट का जो प्रॉब्लम होता है उसकी वर्किंग नोट जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत ही इजी होता है, पहले वर्किंग नोट जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो वर्किंग नोट तैयार करने के लिए हमें किसने किसके कितने शेयर्स लिए, कब लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एडजस्टमेंट में बताया है एच लिमिटेड एक्वायर शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। एच ने एस के शेयर्स लिए 1 अप्रैल 2023 को। कितने लिए? एसेट साइड में दिया है 12,000 शेयर्स। कितने में से लिए? तो इसके लिए एस का कैपिटल देखिए, 2 लाख का कैपिटल है, 10 का एक शेयर यानी कि 20,000 शेयर में से 12,000 शेयर्स लिए। उसके ऊपर से हम फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हमारा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए हमने पहले लिख दिया एच लिमिटेड एक्वायर 12,000 शेयर्स, 12,000 shares of Yes Limited on 1 April 2023। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में से शेयर। तो इसके लिए फॉर्मूला है शेयर्स एक्वायर बाय एच लिमिटेड अपॉन शेयर्स इशू बाय एस लिमिटेड। तो कितने शेयर्स एक्वायर किए? 12,000। कितने में से किए? 20,000 में से। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला में हमने अमाउंट लिख दी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमारा जो शेयर है वो आया है 1/4, सॉरी 3/5 आया है। 3/5 किस तरह से आया है? तो यहाँ पर हमने 0 कैंसिल कर दिए, तो 12/20। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 3 = 12, 4 5 = 20। तो इस तरह से हमने पहला कैलकुलेशन किया एच लिमिटेड का, मतलब होल्डिंग कंपनी का, माइनॉरिटी कंपनी का में जितना शेयर है वो 3/5, यानी कि प्रॉफिट के 5 शेयर्स होंगे, उसमें से 3 शेयर जो है एच के होंगे, रिमेनिंग 2 शेयर जो है वो एस के होंगे। सेकंड कैलकुलेशन करना है कैपिटल प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ पर लॉस है। कैसे डिसाइड किया लॉस है? क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट में बताया है, सेकंड एडजस्टमेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Yes Limited shows debit balance of 10,000 on 1 April 2023। और यहाँ पर रिजर्व नहीं है एस के कॉलम में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, लेकिन ये क्लोजिंग का है, और हमारे शेयर्स कब लिए है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस। सो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट को नाम दिया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल लॉस। यहाँ पर हम सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस लेंगे 10,000 का, उतना ही क्या है? कैपिटल लॉस। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एच एंड एस को। तो 3/5 जो है वो एच को जाएगा, और 2/5 जो है वो एस को जाएगा। तो 10,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2,000 का एक शेयर, 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000। इस तरह से हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड कैलकुलेशन जो है रेवेन्यू प्रॉफिट का है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिया। तो यहाँ पर यस के कॉलम में कितना प्रॉफिट है? 30,000। उसमें हम जो एडजस्टमेंट का लॉस है 10,000 का वो ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 40,000। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट जो था क्लोजिंग का 30,000, उसमें ओपनिंग का लॉस ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? अगर प्रॉफिट होता है तो लेस करना होता है, लॉस होता है ओपनिंग का एडजस्टमेंट में तो उसको ऐड करना होता है। क्योंकि 10,000 लॉस बियर करके रिमेनिंग प्रॉफिट 30,000 आया है, इसलिए हमने वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया? 40,000। वही रेवेन्यू प्रॉफिट है 40,000, वो हमें एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको हमने 5 से डिवाइड किया, 8,000 का एक शेयर, 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000। ये 2 कहाँ से आया और 3 कहाँ से आया? यहाँ पर है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे,
उसमें से 3 हिस्से जो है, 3 हिस्से वो एच को जाएंगे, रिमेनिंग 2 हिस्से किसको जाएंगे, माइनॉरिटी यानी कि यस को। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। तो अभी इसके लिए हमें ये फर्स्ट कैलकुलेशन देखना है, कितने शेयर्स इशू किए थे 20,000, उसमें से टेक ओवर कितने हुए 12,000, तो रिमेनिंग कितने रह गए 8,000। एक शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल कैपिटल हो गया माइनॉरिटी के पास 80,000 का। उसमें से कैपिटल लॉस लेस करना है, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते, और रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों अमाउंट जो है वो यस के लिए, देखिए यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर 16,000 है। तो कैलकुलेशन करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है 92,000। फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक कैलकुलेशन जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक, वो माइनॉरिटी कंपनी के होते हैं। उसके आगे के कैलकुलेशन जो होते हैं वो होल्डिंग के होते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे गुडविल का। तो यहाँ पर फॉर्मूला फिक्स है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड। ये हमें मिलेगी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो एसेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, शेयर्स की 96,000। उसमें से हम फेस वैल्यू माइनस करेंगे, उन्होंने कितने शेयर्स लिए 12,000, तो 12,000 इंटू 10 यानी कि 1,20,000 माइनस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ली हमने 96,000, उसमें से फेस वैल्यू 1,20,000 माइनस की। और कैपिटल लॉस जो होता है वो ऐड करना होता है। अगर कैपिटल प्रॉफिट होता तो वो माइनस करते, हम कैपिटल लॉस क्या करना है, ऐड करना है। तो 96,000 में से 1,20,000 माइनस किए, तो हमारा आंसर आया -24,000। उसमें हमने 6,000 ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर आया -18,000। तो माइनस में अगर फिगर आती है तो गुडविल नहीं होता है, ये कैपिटल रिजर्व होता है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट में पहले का गुडविल है, तो एज पर बैलेंस शीट गुडविल कितना है 30 + 10,000 यानी कि 40,000, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 40,000 का गुडविल हमने बैलेंस शीट का जो है वो ऐड कर दिया। तो -18,000 + 40,000 हमारा आंसर आया 22,000। सो गुडविल की अमाउंट आई है 22,000 की। तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के कैलकुलेशन में हमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होता है, अगर स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट हो तो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, included in stock of yes limited goods of rupees 10,000 which were supplied by h limited at cost plus 25%। तो हमें इसके लिए अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होता है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट का। एच लिमिटेड सप्लाइड गुड्स 10,000 एट कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट हम किस तरह से निकालेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले हम लेंगे 10,000 जो स्टॉक की अमाउंट है वो, इंटू 25/125। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25 है, सो 25/125 इंटू होल्डिंग कंपनी का शेयर 3/5। तो कैलकुलेशन करने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट आया 1,200। एंड लास्ट कैलकुलेशन हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके लिए बैलेंस शीट की जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है एच की, वो लेंगे 71,000। उसमें हम रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करेंगे एच का, वो है 24,000। एंड अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे 1,200। तो इस तरह से हमने 71,000 में रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल 95,000 अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल आई है 93,800। इस तरह से हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हुई है। अभी हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बहुत ही इजी होता है, आप प्रॉब्लम का बैलेंस शीट सामने रखिए, लायबिलिटी साइड में से कैपिटल लेना है, रिजर्व लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमने अभी अभी जो कैलकुलेट किया वो लेना है। क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली दोनों की टोटल करके लेनी है। बिल्स पेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है 7,500, तो इंटर कंपनी ओवेंस के तौर पर 7,500 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो पहले हम लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करते हैं। ऊपर लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। पहले हमने लिया शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 5 लाख का कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लेना है, जनरल रिजर्व होल्डिंग का लेना है 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अभी अभी हमने जो वर्किंग नोट में लास्ट में कैलकुलेट किया है वो लेना है 93,800। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट में जो कैलकुलेट किया है 92,000 का, ये वो लेना है 92,000 का।
यहाँ पर हमने ले लिया 92,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों की मिलाकर डायरेक्टली लेनी है, तो एच लिमिटेड एंड यस लिमिटेड डायरेक्टली लेनी, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं, 1,34,500। देन बिल्स पेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो बिल्स पेबल हमने इनर कॉलम में लिए, लेस इंटर कंपनी ओइंग 7,500, आउटर में 2,500। अभी एसेट साइड में फर्स्ट गुडविल लेंगे, जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया है 22,000 का। देन हम रिमेनिंग एसेट जो है वो लेंगे, जैसे कि मशीनरी दोनों की लेंगे, स्टॉक में से हम अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, डेटर्स दोनों की लेंगे, कैश दोनों की लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, जो शेयर्स में है वो नहीं लेनी होती है, और बिल्स रिसीवेबल में से हम 7,500 माइनस करेंगे। तो मशीनरी हमने दोनों के लिए एच लिमिटेड एस लिमिटेड टोटल 5,02,000, स्टॉक हमने दोनों का लिया, इनर कॉलम में टोटल ली 1,35,000, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया 1,200, आउटर में 1,33,800। देन डेटर्स दोनों के लिए हमने 1,47,500 प्लस 61,500, आउटर में 2,90,000। बिल्स रिसीवेबल सिर्फ एस का था 7,500, उसमें से इंटर कंपनी के 7,500 माइनस हुए, आउटर में नील। देन कैश दोनों के लिए हमने 17,500 प्लस 13,500, आउटर में 31,000। यहाँ पर आपको टोटल मिल जाएगी बैलेंस शीट की टैली टोटल 8,97,800। सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत ही इजी होता है। 7 to 8 मार्क्स आपको बैलेंस शीट को मिल जाएंगे, अगर आप रिमेनिंग फिगर्स जो कैलकुलेट कर की हुई है वो नहीं भी डालते हैं तो, लेकिन रिमेनिंग बैलेंस शीट आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, तो पूरा प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। 15 से लेकर 16-17 तक होल्डिंग कंपनी के प्रॉब्लम जो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रॉब्लम था होल्डिंग कंपनी अकाउंट का। यहाँ पर हमने ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, देन उसके नीचे हमने ये वर्किंग नोट्स प्रिपेयर की है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी लास्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी का, तो ये भी 20 मार्क्स का था। तो यहाँ पर आपको जगदीश लिमिटेड जळगांव उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन दी है, जिसको एब्जॉर्ब किया है सूरज लिमिटेड श्रीपुर ने, और टर्म्स एंड कंडीशन है जगदीश लिमिटेड पेड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 2,800, then Suraj Limited agreed to take over all assets and liabilities of Jagdish Limited at book value, except freehold property 52,500, workshop plant 36,400 and stock in trade 42,700। तो रिमेनिंग एसेट हमें बुक वैल्यू को लेनी है, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करके परचेस कंसिडरेशन निकालना है। Then Jagdish Limited agreed to write off preliminary expenses completely against utilize free reserve, जो फ्री रिजर्व है उनके पास यानी कि जनरल रिजर्व, उसमें से हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ करने हैं। देन परचेज कंसिडरेशन जो है वो डिस्चार्ज कैसे हुआ है, 840 शेयर से 100 का एक, जो 125 पर शेयर से दिया है, और बैलेंस इन कैश। तो पहले हम बनाते हैं परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट, बाद में हम लेजर एंड जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट ड्रॉ किया है। एसेट साइड में हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 52,500 लेंगे, वर्कशॉप प्लांट जो है 36,400 लेंगे, एंड स्टॉक इन ट्रेड जो है 42,700 लेंगे। तो बाकी की जो एसेट्स है वो एज पर बैलेंस शीट लेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में रिमेनिंग एसेट कौन कौन से रह गई है, इक्विपमेंट है 7,000, बुक डेप्ट है 17,780 एंड कैश है 8,960। तो हम यहाँ पर रिमेनिंग एसेट जो है वो बुक वैल्यू को लेंगे। तो बुक वैल्यू को हमने ली, रिमेनिंग एसेट इक्विपमेंट 7,000, देन बुक डेप्ट जो है 17,780 एंड कैश 8,960। इनकी हमने पहले क्या कर दी, टोटल कर दी। तो टोटल आई है हमारी 1,65,340। उसमें से हम लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, जो लाइबिलिटी साइड में दी गई है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 12,810, ट्रेड क्रेडिटर्स 18,760 एंड एक्सपेंसेस पेएबल 7,770। तो ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस करके परचेस कंसिडरेशन निकाला है 1,26,000, ये हम यहाँ पर लिख देंगे 1,26,000। अभी हमारे परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे हुआ है,
तो 840 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at 125 पर शेयर। तो हमने 180 को सॉरी 840 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 1,05,000 आई कैपिटल की अमाउंट। रिमेनिंग जो है कैश में आया है, तो हमने 1,26,000 में से 1,05,000 माइनस किए तो रिमेनिंग बैलेंस आया 21,000। इस तरह से हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है परचेज कंसिडरेशन का। इसी स्टेटमेंट के ऊपर से हमें 3 जर्नल एंट्रीज करनी है सूरज लिमिटेड के बुक में, उसको हम ओपनिंग एंट्रीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग एंट्रीज की है। पहली एंट्री, बिजनेस परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू लिक्विडेटर ऑफ जगदीश लिमिटेड 1,26,000 बीइंग अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेएबल। सेकंड एंट्री जो होती है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की होती है। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज है वो सभी पीसी के अनुसार लेनी है, परचेज कंसिडरेशन के अनुसार। तो हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 52,500, वर्कशॉप एंड प्लांट अकाउंट डेबिट 36,400, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 7,000, स्टॉक इन ट्रेड 42,700, बुक डेब्ट 17,780 एंड कैश 8,960। 2, ट्रेड पेएबल अकाउंट 12,810, to trade creditors 18,760, expenses payable 7,770 and to business purchases account 1,26,000। इस तरह से हमने सेकंड एंट्री की एसेट्स टेकन की। एंड थर्ड एंट्री हमें करनी है जो होती है परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज कैसे हुआ है, तो 140 शेयर 100 का जो है वो कैपिटल को जाएगा और 25 रुपीज जो ऊपर के है वो शेयर प्रीमियम को जाएगी। इसलिए हमने लिखा लिक्विडेटर ऑफ जगदीश लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 84,000 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 21,000 टू कैश अकाउंट 21,000। 14 नहीं, यहाँ पर 21,000। ये 21 कहाँ से आए कैश के, जो यहाँ पर दिए है वो आए हैं। शेयर प्रीमियम कैसे निकाला हमने, ऊपर की 25 की अमाउंट और कैपिटल को जो फेस वैल्यू होती है 100 की वो जाएगी। बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। इस तरह से हमने 3 जर्नल एंट्रीज की, उसको ओपनिंग एंट्रीज भी बोलते हैं, एक्विजिशन एंट्रीज भी बोलते हैं। वो हमने परचेज कंसिडरेशन के स्टेटमेंट के ऊपर से की। अभी हमें जो जगदीश लिमिटेड का है उनके बुक में अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा होता है न्यू कंपनी का अकाउंट और चौथा होता है कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमने 4 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो ये सब बैलेंस शीट के ऊपर से तैयार होते हैं। तो पहले जो एसेट्स है वो हमें पोस्टिंग करनी है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वर्कशॉप प्लांट, इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेब्ट्स एंड कैश, ये सभी अमाउंट हम बैलेंस शीट के लेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमने लिया टू सन्ड्री एसेट्स और सभी एसेट्स जो है बैलेंस शीट की अमाउंट्स यहाँ पर ले ली। अभी हम क्या करेंगे, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हमें राइट अप करने को बोला है एडजस्टमेंट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगेंस्ट ओन रिजर्व। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है लायबिलिटी साइड में 15,960, उसमें से हम 5,460 माइनस करेंगे। इसका इफेक्ट जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में। तो हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करके आउटर में लिया है 10,500। एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अभी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर अकाउंट को जाएगा 72,800 का। देन रिजर्व हमने अभी अभी पोस्टिंग किया है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी कैपिटल को जाएगा 32,900 का। तो हमने यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,800 लिए, देन बाय रेवेन्यू प्रॉफिट 32,900 ले लिया। लायबिलिटी साइड में से शेयर होल्डर का फंड ट्रांसफर कर दिया। अभी करंट लायबिलिटी जो है ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेएबल, ये हम लेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय करंट लायबिलिटीज या फिर सन्ड्री लायबिलिटीज, तीनों लायबिलिटीज हमने पोस्टिंग कर दी और अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट के लिए है। तो इस तरह से पहले हमने बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर लिया, बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट आएंगे। तो पहली जो एडजस्टमेंट है, जगदीश लिमिटेड पेड लिक्विडेशन अमाउंट ₹2,800, उसका इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,800। सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000
800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है परचेस कंसिडरेशन की। तो जो ऑलरेडी हमने निकाला है, परचेस कंसिडरेशन कितना है हमारा 1,26,000। तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सूरज लिमिटेड अकाउंट परचेस कंसिडरेशन 1,26,000, और सेकंड इफेक्ट जाएगा सूरज लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000। अभी हमें परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना है, तो ये एडजस्टमेंट जो है तीसरी वो हो गई है। चौथी जो एडजस्टमेंट है परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज की, तो उसके लिए हमें ये डिस्चार्ज साइड देखनी है। इक्विटी शेयर में कितने आए 1,05,000, कैश में कितने आए 21,000। सो सूरज लिमिटेड के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश 21,000, बाय इक्विटी शेयर इन सूरज लिमिटेड 1,05,000। यहाँ पर ये अकाउंट टैली हो जाएगा 1,26,000 को। अभी सेकंड इफेक्ट देना है कैश अकाउंट के डेबिट में टू सूरज लिमिटेड अकाउंट 21,000, एंड ये जो इक्विटी शेयर्स है वो शेयर होल्डर को जाएंगे। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर्स इन सूरज लिमिटेड अकाउंट 1,05,000। इस तरह से हमने इसका इफेक्ट दे दिया परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज का। अभी हमारी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, तो हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करते वक्त पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट की टोटल की हमने वो आई 1,65,340, उसमें से हमने डेबिट की टोटल माइनस की, वो आई थी हमारी 1,58,340। तो ये माइनस करके हमारा रिमेनिंग बैलेंस आया 7,000। ये प्रॉफिट है, ये शेयर होल्डर को जाएगा। शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। अभी हमें शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट की टोटल की 1,23,200, डेबिट को लिखी 1,23,200, उसमें से 1,05,000 माइनस किए तो 18,200 का बैलेंस आया। ये हम कैश को लिखेंगे। कैश के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी कैश के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 18,200, एंड लास्ट में हमारा कैश अकाउंट टैली हुआ है 21,000 को। इस तरह से हमने ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट किया है। ये प्रॉब्लम है, ये हमारा परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट, ये हमारी ओपनिंग एंट्रीज या फिर एक्विजिशन एंट्रीज, ये रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, सूरज लिमिटेड अकाउंट एंड कैश अकाउंट। यहाँ पर हमारी पूरी क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हुई है। वंस अगेन मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसके आंसर मैंने रेड पेन से मार्क किए हुए हैं। ये ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर्स, शॉर्ट नोट, ये हमारा लिक्विडेशन का प्रॉब्लम, ये उसका सॉल्यूशन, ये वर्किंग नोट, सेकंड होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम, ये उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, देन ये वर्किंग नोट्स, एंड लास्ट एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, एक्विजिशन एंट्रीज, अकाउंट्स। थैंक यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट के सभी टॉपिक्स की सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।